Hello, my dear student. How are you? I'm doing very good and hope you all are doing very good. है ना? चलो जी, तो हम क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे बायोमोलिक्यूल्स और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। आई एम सो सॉरी, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में ही कहा था कि वो उसी दिन खत्म हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो खत्म नहीं हो पाया। सो आई प्रॉमिस आज इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में? स्टार्ट करेंगे हम लोग एंजाइम, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, वैसे लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इससे हर साल क्वेश्चन आ जाता है ना? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। एंजाइम्स की हम बात करते हैं ना। व्हाट इज दिस एंजाइम? दे आर ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात क्या है कि खुद इस्तेमाल ही नहीं होते। ठीक है, ये क्या है? ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे बट ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ है, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका जाइमेज। ठीक है, सो क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा चीज है भाई? ये है आपका जाइमेज। कहां से आइसोलेट हुआ? कहां से? ईस्ट से। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है ये आइसोलेटेड नहीं है बच्चा, फर्स्ट डिस्कवर्ड है ना? मैंने गलती से आइसोलेट बोला था, आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है बच्चा। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट डिस्कवर्ड जो एंजाइम हो जाता है वो है आपका डायस्टेज। क्या नाम है? डायस्टेज, या इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा अमाइलेज। किसने इसको डिस्कवर किया है? तो पेयर्स नाम के साइंटिस्ट हैं जिनके थ्रू इसको डिस्कवर किया गया है। टर्म जो है एंजाइम, टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय कौन? टर्म एंजाइम किसने बोला? बाय कौन? कौन? ठीक है ना? उसके बाद आते हैं कि एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जे बी समनर। जे बी समनर, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया है एंजाइम को और इन्होंने प्रूफ किया है कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। बट किस एंजाइम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था? वो होता है यूरिएज एंजाइम। और इस यूरिएज एंजाइम के थ्रू इसको इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज्ड किया। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम and proved what? Proved that enzyme are proteinaceous. Proved that enzymes are protein. ठीक है, सो ये तो कुछ हो गए बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की। किसकी हम बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है नेचर, और इसका जो नेचर है बेटा, प्रॉपर्टीज जो है, सबसे पहला नेचर जो है हम बात करेंगे तो ये प्रोटीनेशियस इन नेचर हो जाता है। एक्सेप्शन है, देयर इज राइबोजाइम जिसमें कि आरएनए से वो बना हुआ होगा, है ना? और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये 3D स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, 3D स्ट्रक्चर। और अगर 3D स्ट्रक्चर है मतलब ये टर्शरी प्रोटीन होगा, टर्शरी प्रोटीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये कैसे कैसे होंगे। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एक्सेप्शन है यहां पर, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट व्हाट? राइबोजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी आपके इसकी वो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि एंजाइम के पास एक या एक से ज्यादा एक्टिव साइट होते हैं। अब ये एक्टिव साइट क्या है? एंजाइम के पास वो साइट जिसके साथ सबस्ट्रेट जाकर के जुड़ेगा, दैट साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट एंजाइम के पास या तो एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। और ये एक्टिव साइट बनेगा किससे बच्चे? स्पेशल टाइप ऑफ जो आपके अमाइनो एसिड हम बात करते हैं ना, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, वही अमाइनो एसिड जो है वो आपके एक्टिव साइट को भी बना रहे होते हैं। ठीक है, सो एंजाइम्स हैव, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? एंजाइम्स हैव वन और मोर देन वन
more than one active site। और इस एक्टिव साइट के साथ कौन जाकर के जुड़ेगा, कौन जाकर के जुड़ेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। इसके साथ क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अटैच्ड हो जाते हैं, आर अटैच्ड। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम। अभी हमने एंजाइम के बारे में जब कहा तो मैंने क्या कहा कि एंजाइम जो है, जब डेफिनेशन हमने बोला तो कहा था कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, और अगर ये इस्तेमाल नहीं होता, ये कंज्यूम नहीं होता, मतलब कि थोड़ा सा भी एंजाइम जो है तो वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा, हम उसको दोबारा 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 रीयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम ही तो नहीं हो रहा है ना। सो इस वजह से एंजाइम की जरूरत बहुत थोड़ी सी पड़ेगी, एंड ये दोबारा से क्या है, यूजेबल हो जाएगा। सो जैसे ये रहा हमारे पास एक एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, ई एंजाइम के लिए, एस फॉर सबस्ट्रेट, ये रहा सबस्ट्रेट। ठीक है, इन दोनों को जब हमने आपस में जोड़ना है तो क्या बनेगा, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये क्या बनाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, सो क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर बनने के बाद जो है एंजाइम अलग हो जाता है हमारा और प्रोडक्ट अलग हो जाता है हमारा, और ये एंजाइम जो है ये वापस से इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। मतलब ये जो एंजाइम है ये कैसे हैं, रीयूजेबल हैं, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, ये अनचेंज हो जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल नेचर कैसा है भाई। सो केमिकल नेचर के लिए हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चा कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक एंजाइम है, कोई एक केमिकल रिएक्शन होना है, तो क्या बिना एंजाइम के वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, होगा। फिर एंजाइम की जरूरत, देखो केमिकल रिएक्शन जो है उसको आपके एंजाइम की जरूरत नहीं, बिना एंजाइम के प्रेजेंस के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। फिर एंजाइम की जरूरत क्यों है, एंजाइम की जरूरत पड़ती है रेट ऑफ रिएक्शन को इनहैंस करने के लिए, या प्रोडक्ट का अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम एंजाइम का साथ लेते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये किसी भी रिएक्शन को फिर स्टार्ट नहीं कर सकता, है ना। तो स्टार्ट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसकी जरूरत एज सच नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर सकता है। सो केमिकल नेचर में हम क्या लिखेंगे, इट कांट स्टार्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कांट स्टार्ट अ रिएक्शन बट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। लेकिन कैसे, ये एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन कैसे, बाय लोअरिंग, बाय लोअरिंग व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चा, हम लोग उसको देखते हैं, है ना। बाय लोअरिंग व्हाट, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पांचवा यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है आपके एंजाइम की वो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम है ये किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, मतलब जो प्रोडक्ट का अमाउंट है ये उसको क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं पहले क्या, केमिकल नेचर में हम जो एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे थे उस एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट, by substrate to start a reaction, by substrate to start a reaction। ये क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सबस्ट्रेट को चाहिए अपने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक्स्ट्रा अमाउंट
मतलब इसका कि सबस्ट्रेट के पास अपना कुछ एनर्जी होता है, बिल्कुल सबस्ट्रेट के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी से वो क्या कर सकता है, रिएक्शन को स्टार्ट जो है वो नहीं कर पा रहा है या बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही कम कर देता है, ठीक है, और फिर रिएक्शन जो है वो बड़े आसानी से हो जाता है। रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से तुम्हारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं आपके ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको थोड़ा सा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको हम लोगों ने ना अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी दिया दे रखा है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखना है इसको, मतलब अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। ये हमने एक प्लॉट कर लिया है, इधर हम ले लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इधर हम क्या ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम ले लेंगे, और इधर हम क्या ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इधर हम क्या ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, इधर हम क्या लेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, इधर हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इस साइड में हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया, इधर हमने क्या लिया है बच्चे, इधर हमने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज कि यहां से लेकर के पोटेंशियल एनर्जी है, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे किसके पास है, सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी है। सो ये इतना जो है ये पोटेंशियल एनर्जी आपके सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी है ना। एंड एक्टिवेशन एनर्जी कुछ यहां पर है, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ यहां पर। अब ये कैसे, मान लेते हैं कि ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो कुछ इतना है, और जब यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिसीव कर लेंगे और तब जा करके जो है ये प्रोडक्ट हमारा बनाएंगे, और प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ यहाँ पर है, यहाँ है, ये है सबस्ट्रेट की एनर्जी, ठीक है, और ये है आपके प्रोडक्ट की एनर्जी। तो पहले तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले इस ग्राफ से आपको ये समझना है बच्चे कि यहाँ देखो कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहे, एनर्जी लिबरेट हो रहे, एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। यहां पर सबस्ट्रेट के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। सो इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है बेटा कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कैसा भी होगा, है ना, आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कहां तक है, तो यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी है सबस्ट्रेट का, सो यहां से लेकर के यहां तक ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां पर आकर के क्या होगा, आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, यही है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहां पर बनेगा, ठीक है, इस पीक तक पहुंचने के बाद। अब यहां पर आ जाओ, एंजाइम क्या करेगा बच्चा, तो एंजाइम एक्चुअल में अभी हमने कहा कि एंजाइम जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। सो एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, आपको एनर्जी कुछ इतना चाहिए, ठीक है। सो एंजाइम के प्रेजेंस में आपका एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और ये जो रेड वाले से बनाया हमने ये क्या है, ये भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, मैंने उल्टा लिखा है ना, क्या लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंट ऑफ एंजाइम होगा, पहला वाला जो था ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम एब्सेंट, इसमें क्या है, एंजाइम एब्सेंट है, और यहां क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, एंजाइम क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देखो कि एंजाइम ने क्या किया, इस ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। ये जो हमने बात करा है, ये इतना जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है जो कि सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी मौजूद है यहां तक में,
ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड ये जो है आपका, हाँ ये कुछ इस तरह से होता है, ये ट्रांजिशनल स्टेट होता है बेटा, ये क्या होता है, ट्रांजिशनल स्टेट होता है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए बनेगा। ठीक है। सो ये हो गया आपका केमिकल नेचर में हमने पढ़ लिया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी की तो हम बात कर ही चुके थे, बट फिलहाल मैं एक आध एग्जांपल लेकर के आपको एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को अच्छे से समझा देती हूँ। एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हमने क्या कहा था कि ये जो है टर्न ओवर जो नंबर है, जो मतलब जो टोटल प्रोडक्ट है ना, उसको क्या करेगा, ये बढ़ा देता है। ठीक है। सो टर्न ओवर जो हो रहा है एक एंजाइम के थ्रू, जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो टर्न ओवर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है। सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट गिव्स H2CO3, ये बनाता है, ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। ठीक है। सो H2CO3 जो है ये बनाता है ना। अब अगर क्या हम इसको एंजाइम ना दें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को ऐसे ही साथ में रख दें, तो क्या ये H2CO3 बनाएगा, बिल्कुल, लेकिन कितना बनाएगा, ये बनाएगा 3 से 4 मॉलिक्यूल पर मिनट। पर मिनट में ये इतना बनेगा, पर मिनट में कितना बनेगा, इतना बनेगा। प्लस इसको कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 18 किलो कैलोरी चाहिए होगा। अगर इसी जगह पर हम इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दे दें, तो ये आपका पता है कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 36 मिलियन। अनइमेजिनरी, दिख रहा है कितना बन रहा है एक मिनट में, 36 मिलियन बन रहा है बच्चे। और वो भी इसको कितना एनर्जी चाहिए, ओनली 2 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ठीक है। सो बस इतना जो है आपके 2 किलो कैलोरी एनर्जी में को लेकर के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये जो है ये इतना मॉलिक्यूल बना सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो जी। सो यहाँ पर अब एंजाइम एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हमने कर लिया है ना। टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं, के कैट। इसके लिए जो हम यूनिट यूज कर रहे होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, के कैट। ठीक है। के कैट क्या है, टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम है ना। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका कितना इसका ये है, के कैट कितना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का के कैट कितना है, तो 36 मिलियन। 36 मिलियन इज द के कैट वैल्यू ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है। वैसे ये हमारा जो है ये फास्टेस्ट एंजाइम के अंदर कंसिडर किया जाता है ना। स्लोवेस्ट एंजाइम क्या है, स्लोवेस्ट एंजाइम है होता है आपका लाइसोजाइम, और वो 1 मिनट में, लाइसोजाइम जो है ना वो आपके 1 मिनट में सिर्फ जो है उसका के कैट वैल्यू होता है 13, तो 1 मिनट में वो 13 मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एंजाइम को बेटा हमने डिवाइड करा है ना, एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक को हम कहते हैं सिंपल एंजाइम, एक को हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। ठीक है। और एक को हम क्या कहेंगे, एक को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या कहेंगे बच्चे, एक को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है। सिंपल एंजाइम मतलब सिर्फ प्रोटीन होगा और कुछ भी उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो हम कहेंगे वो सिंपल एंजाइम है। सिंपल एंजाइम मतलब सिर्फ प्रोटीन होगा, ओनली प्रोटीन, है ना, ओनली प्रोटीन। ठीक है। सिंपल एंजाइम का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो आपके सिंपल एंजाइम के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जैसे हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ा था ना, ठीक है, उसी तरह से कॉन्जुगेटेड एंजाइम होगा, मतलब इसमें प्रोटीन पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट होगा प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होगा, प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होगा, तब जाकर के आपका बनेगा क्या, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है। सो यहां पर जो है
हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बांट देते हैं, है ना। हम लोग कॉन्जुगेटेड एंजाइम की कहानी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोटीन पार्ट हो गया, इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बच्चे प्रोटीन पार्ट, ठीक। और इधर हमने लिख लेना है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम दोनों को अच्छे से जोड़ देते हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहते हैं होलो एंजाइम। तब हम इसको क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या कहेंगे बेटा, होलो एंजाइम कहेंगे, है ना। प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को जोड़ने के बाद जो एंजाइम है उसको हम क्या नाम देते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। ओके, सो प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। क्या कहेंगे, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। सो प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। नाउ दिस कोफैक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक पार्ट, और एक हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ग्रुप, ठीक है। एक हो जाएगा ऑर्गेनिक ग्रुप और एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक ग्रुप, है ना। नाउ दिस ऑर्गेनिक ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। नाउ दिस ऑर्गेनिक ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। क्या क्या है, तो एक हो जाता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका कोएंजाइम। एक क्या हो जाएगा आपका, कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा बच्चा, ये बहुत ही टाइटली बाउंड होता है आपके प्रोटीनेशियस पार्ट से। इसको अलग करना आसान नहीं होता है, इसको अलग करोगे एंजाइम आपका काम नहीं करेगा। कोएंजाइम ग्रुप जो है वो बड़ा मस्ती में रहता है, कभी इधर कभी उधर, है ना। मतलब ये आराम से, ये लूजली पैक्ड होता है, ये अलग हो सकता है, लेकिन अलग होगा तब भी आपका एंजाइम काम नहीं करेगा। एंजाइम को काम करने के लिए इसको आपको जोड़कर देना पड़ेगा, ठीक है। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या है, टाइटली बाउंडेड है और ये लूजली पैक्ड होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, हीम ग्रुप, है ना। ये रहा यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, हीम ग्रुप, ठीक है। कोएंजाइम जो है ये कैसा है, लूजली बाउंड है। एग्जाम्पल क्या है, NAD, FAD, कोएंजाइम A एंड ऑल, ये सारी चीजें। इनऑर्गेनिक ग्रुप की जब हम बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रुप की हम बात करेंगे, तो इसके अंदर आपके मेटेलिक एक्टिवेटर्स जो है वो हो सकते हैं। क्या होगा, मेटेलिक एक्टिवेटर होंगे, एक्टिवेटर। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जिंक, है ना। ये जो जिंक है ये आपके, अभी हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में बात करा था, ये जिंक उसके लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है बच्चे, एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए जरूरी है। प्लस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्या, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक। दूसरा जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोराइड आयन, जो कि सैलिवरी अमाइलेज के लिए जरूरी है, सैलिवरी अमाइलेज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं निकल, ठीक है। निकल जो है ये आपके यूरिएज एंजाइम के लिए जरूरी है। यूरिएज हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा जो सबसे पहला एंजाइम जिसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ था वो है यूरिएज आपका। और चौथा इसके अलावा जो है एक हमने एग्जांपल ले लेना है कॉपर का, और ये कॉपर जो है ये टायरोसिनेज एंजाइम के लिए जरूरी है, टायरोसिनेज एंजाइम के लिए ये जरूरी होता है। सो ये हमने देख लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इसको हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं एक जो मैकेनिज्म है दैट इज लॉक एंड की मेथड है, जिसको कि फिशर ने बताया था, है ना। इसमें क्या बोला था कि एंजाइम होता है, ये इस एंजाइम को हमने इस तरह से ऐसे ले लेना है, ठीक है। ये हमने एंजाइम ले लिया, हाँ। और उसके बाद हमने क्या लेना है, सबस्ट्रेट ले लेना है। आ जाओ हम लोग सबस्ट्रेट ले लेते हैं। ये है हमारे पास सबस्ट्रेट, एक हो गया सबस्ट्रेट ऐसा, और दूसरा सबस्ट्रेट को कुछ मैं इस तरह से ले लेती हूँ। ये सबस्ट्रेट 1, ये सबस्ट्रेट 2, ठीक है। ये सबस्ट्रेट 2 हो गया, हाँ। और अब जो है इन दोनों को हमने आपस में जोड़ना है, और क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर एंजाइम जो है ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एंजाइम काम कर रहा है आपके लॉक की तरह, और ये सबस्ट्रेट जो है ये कैसे काम कर रहा है, ये काम करेगा एज अ
की तरह, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है वो चाबी की तरह काम करेगा, एंजाइम जो है वो आपके लॉक की तरह काम करेगा, और जैसे चाबी को ताले में लगाते हैं और ताला खुल जाता है, बट उसी तरह से यहाँ पर ये काम करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, देखो ये जो एंजाइम है ये क्या है भाई, तो दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये क्या है, यही है आपका एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये आपके एंजाइम का क्या है, एक्टिव साइट है बच्चा। अब क्या हुआ कि ये जो सबस्ट्रेट है ये आपके एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ेगा। ये जो सबस्ट्रेट है ये किसके साथ जाकर के जुड़ रहा है, ये एंजाइम के साथ जुड़ रहा है। सो ये हमारे पास एंजाइम हमने लिया, है ना, ठीक है। और सबस्ट्रेट जो है उसके साथ जाकर के जुड़ेगा। आ जाओ इसको जोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट हो गया, ये ऐसा, और दूसरा सबस्ट्रेट ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये सबस्ट्रेट नंबर 1, ये सबस्ट्रेट नंबर 2। जब ये आपस में इस तरह से आ गए हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या बना हमारा, यही तो बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यही है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब उसके बाद जो है ये क्या होगा, फिर ये इसके जो पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो टूटेंगे, सबस्ट्रेट के जो ओल्ड बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में, वो उसको हेल्प कर रहा है। पुराने बॉन्ड बस टूट रहे हैं, न्यू बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं, और इस तरह से हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर हमारा जो है सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा एंड एंजाइम हमारे पास अलग मिल जाएगा। सॉरी, सबस्ट्रेट अलग नहीं होगा, सबस्ट्रेट तो खत्म हो चुका, वो कन्वर्ट हो चुका है हमारे प्रोडक्ट में, एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास कैसा दिखेगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा हमें कुछ इस तरह का। ये देखो, नहीं ऐसे कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो कुछ ऐसा। ये देखो प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है बेटा वो ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखा। सबस्ट्रेट कैसा था हमारे पास, प्रोडक्ट किस तरह का बन गया हमारे पास, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है प्रोडक्ट। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि कुछ चीजें जो है वो फिशर ने नहीं बताई, जैसे पुराने बॉन्ड्स टूट कैसे रहे, नए बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है। तो अब जो है, जो मोस्ट फेवरेट या मोस्ट एक्सेप्टेड जो मैकेनिज्म है, जो मेथड है, वो है आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको कि बताया है कोशलैंड ने, है ना। और इसमें इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया है, वो देखो। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एंजाइम होते हैं बेटा वो कुछ ऐसे होंगे, ऐसा ले लिया हमने, ऐसे नहीं होंगे। मतलब उन्होंने कहा कि एंजाइम में 2 साइट होते हैं। क्या बोला कि एक साइट जो है उसको हम कहेंगे कैटालिटिक साइट, और जो दूसरा साइट है वो होता है बट्रेसिंग साइट। ये एक साइट कैसा है, कैटालिटिक साइट, क्या है, कैटालिटिक साइट है। और दूसरा साइट कैसा है बच्चे, तो बट्रेसिंग साइट है, बट्रेसिंग साइट है ना। ये साइट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, सबस्ट्रेट लेना है। आ जाओ सबस्ट्रेट हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पहला सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास दूसरा सबस्ट्रेट था, ये ऐसा हमने ले लिया। अब इसके बाद हम इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए होता क्या है कि जब सबस्ट्रेट जो है वो किसके साथ जाकर के जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ता है आपके बट्रेसिंग साइट के साथ। ये ध्यान रखेंगे, सबस्ट्रेट किसके साथ जुड़ेगा, कैटालिटिक साइट के साथ नहीं जुड़ता, वो सबस्ट्रेट आपका जुड़ता है बट्रेसिंग साइट के साथ। तो ये रहा हमारे पास बट्रेसिंग साइट। इस बट्रेसिंग साइट के साथ हम अपने सबस्ट्रेट को जोड़ देते हैं। आ जाओ। सो ये रहा हमारा पहला सबस्ट्रेट, और ये रहा हमारे पास दूसरा सबस्ट्रेट। ये इस तरह से हमने अपने दोनों सबस्ट्रेट को जोड़ दिया है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे ही बट्रेसिंग साइट पे आपका सबस्ट्रेट जुड़ता है, जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट होगा, और वो कुछ इस तरह से एक्टिवेट होने के बाद वो जो कैटालिटिक साइट है वो इस तरह से सबस्ट्रेट के पास पहुंचेगा, है ना। उसके अंदर चेंजेस होंगे, वो मॉडिफाई होगा। ये रहा कैटालिटिक साइट, ये रहा बट्रेसिंग साइट, ठीक है। और ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, ये,
ठीक है। और ये जो कैटालिटिक साइट है ये इंड्यूस करता है पुराने बॉन्ड को तोड़ने में एंड न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में। मतलब ये जो पुराना वाला बॉन्ड है हमारा वो टूट जाएगा, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये पुराने बॉन्ड्स इस तरह से देखो टूट गए, नए बॉन्ड जो है वो इस तरह से फॉर्म हो गए और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा आपका जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है बच्चे वो आपका, सॉरी सबस्ट्रेट बोल रही हूँ, जो प्रोडक्ट है आपका वो अलग हो जाएगा और एंजाइम आपका वापस से जैसा था वैसा हो जाएगा ताकि दूसरे सबस्ट्रेट के साथ ये जुड़ने के लिए तैयार हो गया। ये रहा आपका प्रोडक्ट। ये है आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये है आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो जी, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोगों ने कुछ और देखना है। क्या देखेंगे अब हम लोग? फैक्टर्स देखेंगे, जो कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जो पहला है वो है होता है बच्चा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में लगभग लगभग जितने भी एंजाइम हैं वो ऑन एन एवरेज या इन जनरल हम बात करें तो सारे एंजाइम जो है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो वो लगभग लगभग सबका क्या है, सेम है। ठीक है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग सारे एंजाइम का क्या होगा, सेम होता है। ठीक है, सो नॉर्मल रेंज अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का रेंज बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर का अगर हम रेंज ले लें तो वो हो जाता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान नहीं देना है बेटा, वो ह्यूमन एंजाइम की बारे में बात कर रहा है, हम ऑन एन एवरेज सारे एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। सो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, वो होता है आपका 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, लगभग सारे एंजाइम का। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा ना वो कुछ ऐसा होता है बच्चा, ये हमने एक ग्राफ बना लिया है ना। तो क्या होगा, इधर अगर हम ले लेते हैं टेम्परेचर, इधर हम क्या ले लेते हैं टेम्परेचर, और इस साइड हम क्या ले लेते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। एंजाइम की क्या ले लेंगे, एक्टिविटी ले लेंगे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, शुरू में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और जैसे ही वो अपने पीक पर ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम होगा, और उसके बाद हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो उसकी एक्टिविटी घटने लगेगी। सो इस तरह का जो है ये क्या है, ये यहाँ पे ऑप्टिमल टेम्परेचर है, ये क्या होगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर होगा, है ना। तो ऐसा ग्राफ जो है ये सारे ही एंजाइम के लिए सेम ही टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट काम करेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे अब आ जाते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो एंजाइम कैसे काम करता है, इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम का क्या होगा बेटा, वो डीनेचर हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाता है, यहाँ एन नहीं है, डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, सो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए तो जब हम फ्रिज में अपना खाना को रखते हैं, है ना, या फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रिज जो खाने के ऊपर बैक्टीरियाज बैठ चुके हैं, जब हमने उस खाने को रखा फ्रिज में, बैक्टीरिया भी कहाँ गया, फ्रिज में गया। ठीक है, और बैक्टीरिया के एंजाइम कैसे हो गए, इनएक्टिव हो गए, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, सो गया, काम नहीं कर रहा। ठीक है, और इसी वजह से हमारा खाना खराब नहीं होता है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएच। सो पीएच और टेम्परेचर का जब आप ग्राफ देखोगे ना बच्चा तो सेम ग्राफ बनता है, लेकिन पीएच ग्राफ सेम है बट हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहां हमने क्या कहा, एक ग्राफ सारे एंजाइम के लिए चल जाएगा टेम्परेचर के केस में, बट पीएच के केस में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो आपका सेम है ऐसा, इधर हमने पीएच ले लिया, इधर हमने नहीं सॉरी, इधर पीएच क्यों लेंगे, इधर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी लेंगे, है ना। इधर हमने क्या लेना है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी लेना है बेटा। इधर हम ले लेते हैं पीएच, इधर हम ले लेते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, और ग्राफ जो हमारा जाएगा वो ऐसा ही जाएगा, लेकिन ये हर एंजाइम के लिए अलग अलग ग्राफ होगा। जैसे ये जो ऑप्टिमल पीएच है, ये जो है ये क्या है, ये ऑप्टिमल पीएच है।
ऑप्टिमल पीएच मतलब वो पीएच जिस पे एंजाइम बहुत अच्छे से काम करेगा। ये ऑप्टिमल पीएच जो है वो वैरी करेगा। जैसे अगर हम पेप्सिन की बात कर लेते हैं तो ये ऑप्टिमल पीएच जो है वो 1.8 पे काम करेगा। पेप्सिन की बात करेंगे, एंजाइम है। अगर हम इसको ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो इसका ऑप्टिमल पीएच जो है ये यहाँ का वैल्यू जो है वो 8 होना चाहिए। अगर हम सैलिवरी अमाइलेज की बात करते हैं तो ये ऑप्टिमल पीएच जो है वो 6.8 होना चाहिए। मतलब ग्राफ एक ही है, बट पीएच के रिस्पेक्ट में हर एंजाइम के लिए अपना ग्राफ बनता है। ठीक है, कम एंजाइम कम पीएच देंगे, उसका ऑप्टिमल पीएच से कम देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। ज्यादा देंगे तभी कम हो जाएगी, नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाता है, आपका आता है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं एक जगह पर हम रिएक्शन करा रहे हैं और हमारे पास 100 नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है। 100 बोलकर 1000 लिख रही हूं मैं। ठीक है, कितने एंजाइम है बेटा, हमारे पास 100 एंजाइम प्रेजेंट है ना। सो 100 एंजाइम के साथ कितने 100 एंजाइम है, सो 100 एंजाइम के साथ कितने सबस्ट्रेट जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम 100 सबस्ट्रेट जुड़ेंगे। ठीक है, 100 सबस्ट्रेट जुड़ेंगे और तब हमें जाकर के 100 प्रोडक्ट मिलेगा। ये नॉर्मल सिनारियो है ऐसा। ठीक है, चलो जी, अब यहां पर आ जाते हैं कि एंजाइम हमारे पास 100 है, एंजाइम हमारे पास 100 है। हमने शुरू में जो है वो 10 सबस्ट्रेट दिया, तो 10 सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के साथ जुड़ा। फिर हमने 20 दिया, 10 और दिया, तो 20वां सबस्ट्रेट जो है वो जाकर के जुड़ा। फिर हमने 10 और दिया। मतलब जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन है ना, वो क्या होगा, बढ़ रहा है। केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। सो विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फर्स्ट, बट फिर बाद में क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये घटेगा नहीं बाकियों की तरह। भाई क्यों ये घटेगा नहीं, क्योंकि आप यहां पर समझो, अभी वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं कि 100 एंजाइम है, हमने शुरू में 10 सबस्ट्रेट दिया, फिर 20 दिया, फिर 30 दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ रहा है। लेकिन जब 100 एंजाइम को हमने 100 सबस्ट्रेट दे दिया, धीरे 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 करके हमने 100 सबस्ट्रेट दे दिया, तो सारा 100 सबस्ट्रेट जो है वो 100 एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ गया। ये एक टाइम की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि ये रीयूजेबल है तो दोबारा अपना काम करके फिर आ गया, हाँ जी मुझे दे दो सबस्ट्रेट, ऐसा नहीं। एक ही टाइम पे, एक टाइम पे 100 एंजाइम है, तो उसके साथ मैक्सिमम कितने सबस्ट्रेट जुड़ सकते हैं, 100। क्या आप 100 की जगह 200 सबस्ट्रेट दे दोगे तो क्या 200 प्रोडक्ट बनेगा उसी टाइम पे, नहीं। क्यों, क्योंकि 100 एंजाइम के साथ मैक्सिमम 100 सबस्ट्रेट जुड़ते हैं। यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन जब एंजाइम का एक्टिव साइट खत्म हो जाता है, फुल हो जाता है, तो उसके बाद आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद और क्या, सो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं कि ये मुझे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसी से रिलेटेड हो जाता है आपका एक एंजाइम काइनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक मिकेल कांस्टेंट है, मिकेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, मिकेल मेंटन इक्वेशन। ठीक है, किसने दिया है इसको, हम क्या कहते हैं, माइकल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम क्या किस तरह से डिनोट करते हैं, के एम से डिनोट करते हैं। ये होगा क्या, सो अमाउंट ऑफ, इसके लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू ब्रिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट concentration to bring rate of reaction half
of its maximum value. मतलब इसका क्या? इसका मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू का हाफ मतलब वी मैक्स का हाफ। ठीक है, अब ये क्या है? इसके लिए हम लोग ग्राफ पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक ग्राफ, हम प्लॉट करते हैं। ये इधर, इधर हम ले लेंगे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। इधर हम क्या ले रहे हैं बच्चा? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। और इधर हम क्या ले रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। इधर हम क्या ले रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है? हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू किया, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते रहे, बढ़ा रहे हैं, एंड हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बढ़ा, ठीक है। अब क्या हो गया? आपका सारा एंजाइम का फ्री एक्टिव साइट जो है वो खत्म हो गया। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, वी मैक्स कहां पर है आपका? ये रहा आपका वी मैक्स। वी मैक्स कहां पर है? ये रहा आपके पास वी मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट, ये यहां पर है। सो इस वी मैक्स का हाफ कहां पर आता है? आधा कहां है? ये देखो मैम, ये तो रहा। इसको हम लिख सकते हैं वी मैक्स बाई 2, लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर आएंगे, अगर हम ये कहें कि ये जितना भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उसका आधा प्रोडक्ट बनने के लिए हमें कितना सबस्ट्रेट चाहिए भाई? उसका आधा प्रोडक्ट बनने के लिए हमें कितना सबस्ट्रेट चाहिए? तो मैम ये रहा, इतना सबस्ट्रेट चाहिए, है ना। सो यही है के एम वैल्यू, यही है आपका क्या? के एम बेटा। ठीक है, मतलब जितना भी सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस मैक्सिमम प्रोडक्ट का आधा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना सबस्ट्रेट का जरूरत पड़ता है, दैट इज योर के एम वैल्यू, दैट इज योर मिकेल्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिकेल्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो अब हम डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं शायद। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू ब्रिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये है, क्लियर हो गया। ठीक है, के एम क्या है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ वी एक्स। ठीक है, लो केम हाई एफिनिटी, लो केम रहेगा तो हाई एफिनिटी है, किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। और अगर हाई मिकेल्स कांस्टेंट है मतलब इसकी एफिनिटी जो है वो लो है, किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। एफिनिटी जो है, एफिनिटी है ना, ये लो है। ठीक है, चलो ये इस तरह से हो गया। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहां पर कि नो फ्री एक्टिव साइट, इसीलिए तो ये कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, नो फ्री एक्टिव साइट। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाओ, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब क्या? इनहिबिटर्स मतलब जो है ऐसा कोई सबस्ट्रेट, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा ताकि हमारा प्रोडक्ट कम बने या ना बने। उन सारे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? इनहिबिटर्स कहेंगे। इनहिबिटर्स के लिए हम इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इनहिबिटर्स के लिए हम आई टर्म ले लेते हैं। और ये जो इनहिबिटर है बच्चे, ये दो टाइप का इनहिबिटर हो जाता है। एक हो जाता है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा हो जाता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द सेकंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो आपके एंजाइम जो आपका इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव मतलब जैसे कि लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पर हो, सबके सब, है ना। सो आप हैं, आपके फ्रेंड है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के पास आउट हो सकते हैं, और सब जो है वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इतने सारे बच्चे हैं, है ना। सो सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सब एक दूसरे के लिए क्या है? कॉम्पिटिटिव। आप सब एक दूसरे के लिए एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए आप इनहिबिटर हो ना। ठीक है, क्योंकि सीट तो फिक्स है। सो यहां पर हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि एंजाइम जो है उसका नंबर फिक्स है, और जो सबस्ट्रेट है,
जो सबस्ट्रेट है वो जब एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बट यहां पर जो इनहिबिटर है वो भी सबस्ट्रेट के साथ के जैसा दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो भी सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है। तो अगर सबस्ट्रेट के जैसा ही इनहिबिटर भी दिखेगा तो इनहिबिटर के पास भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जाकर के एंजाइम के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो यहां पर इनहिबिटर क्या है, वो भी जुड़ने को रेडी होगा आपके एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट भी इक्वली जो है वो जुड़ सकता है आपके एंजाइम के साथ, है ना। मतलब कैसे हम समझ आए, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला हम बात कर रहे हैं किसके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की हम बात कर रहे हैं। और इसमें हमने क्या कहा, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर जो है हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये कंपीट करेंगे, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दोनों आपस में कंपीट करेंगे एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये रिवर्सिबल होगा। सो ये क्या करेंगे बच्चा, ये सबसे पहले तो कंपीट करेंगे टू बाइंड विथ एक्टिव साइट ऑन एंजाइम, है ना। और ये कैसा है, ये रिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है बच्चे, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल कैसे होगा, रिवर्सिबल ऑन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम नहीं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है बताती हूँ। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 एंजाइम है, 100 एंजाइम है। ठीक है, हमारे पास 100 सबस्ट्रेट है और हमारे पास 100 इनहिबिटर है। तो चांसेस सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का कितना परसेंट है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, 50-50 है। ठीक है, चलो जी, अगर मान लो मैंने क्या कर दिया कि मुझे समझ में आ गया कि बॉडी में इनहिबिटर जा चुका है और मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करती हूं कि सबस्ट्रेट को 100 से बढ़ा करके 1000 कर दूं। तो अब बताओ कि सबस्ट्रेट का चांसेस एंजाइम के साथ बाइंड करने का कितना परसेंट हो गया, 90%। कितना परसेंट हो गया, 90%। मतलब ये कैसा है, रिवर्सिबल है। कब, जब हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या बेटा, इसमें होगा आपका V मैक्स के साथ जो है वो क्या होगा, वो अनचेंज होगा, अनचेंज्ड। जबकि आप ये देखना कि Km का वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है, ये होता है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर बना देती हूँ ग्राफ। अगर हम लोग यहाँ पर, मैं पिछले वाले स्लाइड में आ जाते हैं, हम लोग इसी ग्राफ से ना दूसरा वाला बना करके अभी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सो ये देखो, ये हमारा पहला ग्राफ था, ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा, इतना ले लिया हमने, और ये इस तरह से हमारे पास है, और फिर ये ऐसे, ये था हमारे पास वी मैक्स, ये था हमारे पास क्या, वी मैक्स, और ये था हमारे पास V max by 2। सो ये था हमारे पास Km, यही है V max by 2। तो ये था हमारे पास सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, बिना इनहिबिटर के हमें इतने चाहिए थे। अब क्या है, हमारा जो एंजाइम है वो तो जितना था उतना ही है, जितना था उतना ही है। ठीक है, और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, सबस्ट्रेट जो है और इनहिबिटर जो है वो क्या करेंगे, आपस में कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, सो अगर हमारे पास एंजाइम जो है ये यहां तक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने का चांसेस भी तो इतना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने का चांसेस भी तो इतना है। क्यों, क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने का चांसेस जो है वो हमारा बढ़ जा रहा है। मतलब जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने का चांसेस है वो अभी भी है। ठीक है, सो वी मैक्स जो है वो क्या रहेगा, वो तो सेम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट तो हमारा यहां तक बन सकता है। बट वी मैक्स को अचीव करने के लिए या माइकल्स कांस्टेंट को अचीव करने के लिए हमें जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये अचीव करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा।
ये सो वी मैक्स का वैल्यू तो सेम है, वी मैक्स का वैल्यू तो सेम है यहां तक। सो सबस्ट्रेट वी मैक्स बाई 2 अचीव करने के लिए अब देखो आपको केम कितना चाहिए, इतना चाहिए। सो केम का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट क्या वी मैक्स बढ़ा, नहीं बढ़ा। सो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कुछ इस तरह से काम करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे मतलब कि ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट ही नहीं करेंगे, सबस्ट्रेट को जुड़ने दो, कहां पर, एक्टिव साइट पे, मैं कहीं और जाकर के जुड़ जाऊंगा, है ना। और जब ये कहीं और जाकर के जुड़ते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, और जब एंजाइम का शेप बदल गया तो एक्टिव साइट जो है अब वो उस शेप का है ही नहीं जिसके साथ सबस्ट्रेट जाकर के जुड़े, मतलब ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते, है ना। इसमें क्या होगा कि ये जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है, इसमें आपके सबस्ट्रेट एंजाइम की तरह नहीं दिखेंगे, इसमें जो है सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की तरह नहीं दिखेगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। और यहां पर सबस्ट्रेट जो है वो आपके इनहिबिटर के जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। सो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। और ये कहां जो करके जुड़ेगा, इनहिबिटर बाइंड्स विथ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, कहां जुड़ेगा, अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। और इसमें क्या होगा बेटा, तो इसमें होता ये है कि इसमें Km का वैल्यू जो है रिमेन अनचेंज्ड होगा, रिमेन अनचेंज्ड, जबकि इसमें Vmax का वैल्यू जो है वो बेटा घट जाएगा, डिक्रीजेस, क्यों, इसी ग्राफ में हम लोग देखते हैं, है ना। ये एक साथ में इसलिए बना रही हूं ना बच्चे क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाओगे, है ना। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ये रहा, ये मैंने लिया ऐसा, ये हो गया, ठीक है। ये शुरू वाला आपका ऐसा, ये रहा, है ना, ये था आपका इतना, ये रहा आपका Km, ये Km का वैल्यू है, ठीक है। यहां आपका है ये Vmax है। अब मैंने कहा इसमें Vmax का वैल्यू घट जाएगा, भाई क्यों Vmax का वैल्यू घटेगा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो एंजाइम है, मान लेते हैं कि 100 एंजाइम था, है ना, उस 100 एंजाइम में से क्या हो गया, 10 जो है वो इनहिबिटर के साथ जुड़ गया है, क्योंकि ये अदर देन एक्टिव साइट के साथ जुड़ रहा है और ये इरिवर्सिबल है। तो अब जो एंजाइम है जो प्रोडक्ट बना सकते हैं वो तो 90 ही बचाना, क्योंकि ये रिवर्सिबल तो है ही नहीं, तो 90 बचेगा तो Vmax का वैल्यू तो खुद ही घट गया। सो Vmax का वैल्यू घट गया, सो Km का वैल्यू जो है वो रिमेन अनचेंज्ड हो जाता है। आई बात समझ में। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कुछ इस तरह से काम करते हैं बच्चा, ठीक है। अब इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर ही आपको और भी सारे टाइप के आ जाते हैं इनहिबिटर देखने को, जैसे में से एक आ जाता है आपका फीडबैक इनहिबिटर जो है ना, फीडबैक इनहिबिशन, वो भी आपका नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है जब एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाता है तो वही प्रोडक्ट आपके एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा और रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा, रिएक्शन को होने नहीं देगा। सो ये इस तरह का आपको कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं एंजाइम के क्लासिफिकेशन की, हम बात कर रहे हैं किसने दिया है, किसने क्लासिफाई किया है, बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961। कब दिया, 1961 में। क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। ये बेटा ये सीरियल नंबर है और इसको हमने रोमन में देना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर, हम इसको क्या कहते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर,
जो कि रोमन में देते हैं। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है और ये आपका सिक्स्थ हो जाता है, ये इस तरह से। ठीक है, पहले का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है बेटा? तो ये देखो, नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज है ना, तो इसमें क्या करेगा? ये हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो कैसे काम करेगा भाई? ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में काम करेगा। एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? कैटालेज, कैटालेज, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेज। बाकी जितने भी एंजाइम के नाम के पीछे जो है वो डिहाइड्रोजिनेज लगा होगा, वो सब इसी टाइप का हो जाता है। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा जो एंजाइम है दैट इज ट्रांसफरेज। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसफर करेगा भाई। किस चीज को ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफरेज तो ट्रांसफर करेगा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको इनको ट्रांसफर करेगा, है ना, ट्रांसफर, ट्रांसफरेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो है ये क्या करता है बच्चा? नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी, एक चीज गलती हुई, आई एम सो सॉरी। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है ये तो आपका यही है ना, जो डिहाइड्रोजिनेज है उसी में तो ये चीज हो रहा है ना, यही है आपका ट्रांसफर होगा। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तभी तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रांसफरेज है ये ट्रांसफर करता है आपका फंक्शनल ग्रुप। किसको ट्रांसफर करेगा? फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसको ट्रांसफर नहीं करेगा? एक्सेप्ट H+, मतलब इसको ट्रांसफर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल में आपका आ जाता है यहाँ पर, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अमाइनो ट्रांसफरेज। सो ट्रांसफरेज नाम से तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं दैट इज काइनेज, काइनेज। ठीक है, थर्ड आ जाता है हाइड्रोलेज। थर्ड जो है वो क्या है आपका? हाइड्रोलेज। हाइड्रो मतलब समझ में आ रहा है पानी, ठीक है, लेज मतलब होता है क्लीवेज। तो यहां पर क्या होगा? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा विथ एडिशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? क्लीवेज होगा बॉन्ड का, बॉन्ड टूटेगा लेकिन पानी ऐड करने के बाद। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, देखो जब हमने अमाइनो एसिड को जोड़कर क्या बनाया था? प्रोटीन बनाया था। ठीक, तो उसमें हमने पानी रिमूव किया था। अब जब प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड बनाओगे तो पानी ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? समझ आ रही है बात? तो सो जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सब कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोलेजेस। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है लाइएजेस। लाइएजेस में क्या होगा? यहां पर आपका ब्रेक होगा, breaks a bond but without addition of water। यहां पर भी हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं लेकिन यहां पर हम पानी नहीं, क्या करेंगे फिर? विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। और अगर हम पानी नहीं जोड़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? पानी नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर हमारा बॉन्ड कैसे टूट रहा है? डबल बॉन्ड ऐड करेंगे। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड ऐड करेंगे विदाउट एडिंग वाटर, विदाउट एडिंग वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आपका जुड़ जाएगा। ब्रेकिंग, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाता है? लाइएजेस का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? लाइएजेस का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्डोलेज। क्या है एग्जाम्पल? अल्डोलेज। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ आइसोमरेज। इसमें आइसोमराइजेशन होगा, इंटर कन्वर्जन होगा आइसोमर्स का। एग्जाम्पल में जितने भी आइसोमर्स एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेक्सो आइसोमरेज। ठीक, उसके बाद आ जाता है लाइगेजेस। लाइगेज मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल है आपका डीएनए लाइगेज, ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है ना, उसके अलावा आपका आ जाता है पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। So with this we have completed this biomolecule chapter. I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हो।
एंड नहीं आया हो तो एक बार फिर से वापस से देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलो जी, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमें क्या देखना है वो आप मुझे बता देना। ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।